दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर आप केडीबी लाइव के माध्यम से ये काम कर सकते हैं। यह केडीबी लाइव आपके बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा। तो ऐसे में अगर आप भी अपने बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, यानी कि अपने बिजनेस का विज्ञापन कराना चाहते हैं, तो आप अभी हमारे नंबर पर संपर्क करें। केडीबी लाइव की ऑफिशियल नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जहां इस घटना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का मुद्दा उठाया गया है। यह याचिका में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए भी मांग की गई है और कहा गया है कि इस मामले की स्वतंत्र जाँच के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए और पूरी घटना की जाँच SIT से कराई जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि जहरीली शराब पीने से जिन जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार को मदद के तौर पर मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि 6-7 दिन पहले बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने की वजह से 80 से 90 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि इन दिनों दुनिया भर के मुल्कों में फीफा वर्ल्ड कप की धूम थी, जिसे देखो टीवी और मोबाइल से चिपक करके फीफा वर्ल्ड कप के लुत्फ उठा रहा था। दूसरे देशों की तरह भारत में भी फुटबॉल प्रेमियों की भरमार है। मगर क्या आपको मालूम है कि बिहार के पूर्णिया से लगे झील टोले में फुटबॉल को लेकर की दीवानगी ऐसी है कि यहाँ रहने वाला कोई बच्चा रोनाल्डो तो कोई मेसी है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बावजूद यहाँ के बच्चे अंडर 14, 17 एंड 19 ही नहीं बल्कि नेशनल में अपना दमखम दिखा चुके हैं। बच्चों का सपना है कि वे न सिर्फ भारत को फीफा वर्ल्ड की दहलीज पर ले जाए बल्कि भारत को इसे जीत दिलाएं। दरअसल दौड़ के साथ इन बच्चों की सुबह जबकि ट्रेनिंग के साथ इनकी शाम समाप्त होती है। जहां हम बात कर रहे हैं पूर्णिया के उस झील टोला की जो शहर से महज 3 किलोमीटर दूर बसा है। यहाँ के लोग इसे फुटबॉलर गांव के नाम से जानते हैं। झील टोला का इतिहास बहुत पुराना है। यह 200 की आबादी वाले इस गांव का हर बच्चा रोनाल्डो और मेसी है। फुटबॉल के प्रति युवकों की दीवानगी को देखते हुए 1980 के दशक में गांव के कुछ लोगों ने सरना फुटबॉल का गठन किया था। जी हाँ, तब से लेकर के अब तक एक से बढ़कर एक फुटबॉल खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। यह पिछले 40 सालों से ये सिलसिला यूं ही जारी है। यहाँ के खिलाड़ी अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के साथ ही नेशनल टीम में हिस्सा ले चुके हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर के विपक्ष हमलावर हैं। जब वहीं सीएम नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि वे किसी को मुआवजा नहीं देंगे। जब पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम लोग क्या गलत कह रहे हैं, पहले भी जो लोग मरे थे उनको मुआवजा मिला है या नहीं मिला है। जब सड़क हादसा होता है तो फिर मुआवजा मिलता है। ये जो भी मरे हैं सिर्फ नीतीश कुमार की पुलिस की निष्क्रियता के कारण मरे हैं। जब रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार को लेकर के कहा है कि ना आप सहानुभूति के शब्द बोलेंगे ना मुआवजा देंगे, ये साफ समझ लें कि हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं हैं। नीतीश कुमार एक सवाल का जवाब दे कि पटना शहर में जो भी पीने वाले हैं उनको शराब मिलती है या नहीं, या थाने की मदद से उपलब्ध हो रही या नहीं, उनकी पुलिस क्या कर रही है। सवाल पूछिए तो चिल्लाते हैं। आजकल तो उनका अहंकार कमाल का हो गया है। 2024 में हराएंगे और 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ये कहना है रविशंकर प्रसाद का, जो बीजेपी के नेता हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ मौजूद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि हर हाल में नीतीश कुमार को मुआवजा देना पड़ेगा। आज पूछते हैं कि जब बीजेपी सरकार में थी तो फिर क्या करते थे, तो 14 जनवरी 2022 का पोस्ट देखना चाहिए। संजय जायसवाल ने कहा कि जनवरी में उनके यहाँ 10 मौतें हुई थी, जहां वे सभी के घर गए थे, जहां सबको अपने स्तर से कुछ राशि भी दी थी। उस समय भी नीतीश कुमार ने एतराज किया था, जब तब हम लोगों ने मुआवजे की बात कही थी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में ठंड का आगमन होने के बाद अब ये
अपना प्रभाव जमाने लगा है। हालांकि अब भी न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। जब मौसम विभागों के मुताबिक अगले 2 दिनों बाद बिहार में ठंड बढ़ने वाली है। मौसमी मॉडल और वातावरणीय स्थिति के विश्लेषण से ये दिख रहा है कि दिसंबर तीसरे सप्ताह के आखिरी तक बिहार भर में ठंड अपने रंग में आ जाएगा, यानी कि 20 और 21 दिसंबर से बिहार में ठंड में काफ़ी बढ़ोतरी के आसार हैं। दिसंबर के अंतिम हफ्ते में बिहार के कुछ जिलों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। जब पटना सहित दक्षिण बिहार के जिलों में इसका असर दिखने की संभावना है, जहां पारा सामान्य से काफ़ी नीचे आ जाएगा। उत्तर बिहार में दक्षिण बिहार की तुलना में 1 से 2 डिग्री तापमान अधिक रहेगा। जब पिछले 24 घंटे में गया, पटना, भागलपुर, पूर्णिया सहित अन्य शहरों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। कल भी बिहार में न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि दिन में देर से धूप निकलने की वजह से लोगों को ठंड कम महसूस हुई। धूप में भी अब दिसंबर के दूसरे हफ्ते वाली गर्मी नहीं रहने से दिन में भी ठंड का असर हो रहा है और लोग गर्म कपड़ों का उपयोग करते देखे गए हैं। यह कोहरे की सघनता बढ़ने लगी है। अगले कुछ दिनों में इसमें और बढ़ोतरी के आसार हैं। अधिकतम तापमान में भी आंशिक गिरावट की स्थिति बनने से दिन में भी हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल शुरू हो गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में दाखिल खारिज को लेकर के बिहार सरकार ने अंचलों की जिम्मेदारी तय कर दी है। अब कोई दाखिल खारिज का आवेदन बगैर कारण बताए रद्द नहीं होगा। जहां अंचल अधिकारियों को हर हाल में आवेदन रद्द करने का कारण स्पष्ट करना होगा। आनंद फानन में कोई आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। अगर आवेदन अस्वीकृत किया गया तो फिर वह मान्य नहीं होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी अंचलों को निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल इस समय दाखिल खारिज को लेकर के राज्य सरकार बेहद गंभीर है। बड़ी संख्या में ऐसे मामले लगातार लंबित हो रहे हैं, यानी कि पेंडिंग में पड़ रहे हैं। उनको निष्पादन की रफ्तार बेहद धीमी है। यही नहीं, इसके स्वीकृत करने और फिर अस्वीकृत करने का भी कोई कारण नहीं बताया जाता है। इससे आवेदकों को समझ में नहीं आता है कि आखिर उनका आवेदन क्यों नामंजूर किया गया है, क्यों रद्द कर दिया गया है। पिछले दिनों एक ही दिन में 4200 आवेदन निष्पादित कर दिया गया, जिसमें 3600 आवेदन अस्वीकृत हो गए। इस घटना के बाद विभाग बेहद गंभीर हो गया। दाखिल खारिज की स्थिति कितनी खराब है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर दिन दाखिल खारिज के औसतन 612 मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, जहां इनका निपटारा नहीं हो पाता है। दोस्तों, बात करेंगे कि अवैध प्रेम में कर्मचारी इतना अंधा हुआ कि प्रेमिका घर बनवाने के लिए अपने मालिक को ही लूट लिया। जी हाँ, ये कर्मचारी का करतूत है। जहां 19 नवंबर को पटना में बाकरगंज के सोना के थोक कारोबारी रंजन कुमार से हथियार के बल पर अपराधियों ने 16,50,500 रुपये लूट लिया था। जहां अब पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन कर दिया है। जहां पुलिस के अनुसार दुकान का कर्मचारी एक लड़की के इश्क के जाल में फंस गया था। जहां प्रेमिका की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस कारोबारी के यहाँ काम करता था, उसी को अपने साथियों के साथ मिलकर के लूट लिया। जब वह प्रेमिका का घर बनवा रहा था, जहाँ रुपयों की कमी पड़ी तो फिर मालिक को ही लूट लिया। ये लूट कांड 1 महीने पहले पीरबहोर थाना क्षेत्र में हुआ है, जो पटना में है। 21 नवंबर को पीरबहोर थाना क्षेत्र में FIR दर्ज हुआ। अब रविवार को पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पीरबहोर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कैश लूट कांड का खुलासा कर लिया है। इस कैश में कुल 4 अपराधी पकड़े गए हैं। पटना के SSP ने बताया है कि गिरफ्तार किया गया जितेंद्र नाम का अपराधी पहले से शादीशुदा है। इसके बावजूद भी दूसरी लड़की से उसका अफेयर चल रहा था। गर्लफ्रेंड को रुपयों की जरूरत थी, उसके लिए पटना में ही एक जगह पर मकान बनवा करके दे रहा था। इसके लिए ही उसे रुपये की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने मालिक को ही लूट लिया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में G20 की बैठक अगले साल मार्च में होगी। 6 और 7 मार्च को ये बैठक होने जा रही है। जब बैठक में G20 के सदस्य देशों के 250 मेहमान शामिल होंगे। विदेशी मेहमान 2 दिनों तक राजधानी पटना में रहेंगे और बिहार के चयनित पुरातात्विक धरोहर को भी देखेंगे। इसकी तैयारी को लेकर के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जल्द ही अधिकारियों की बैठक होगी। कला संस्कृति विभाग की सचिव वंदना प्रियंसी को इस कार्यक्रम के लिए बिहार सरकार ने नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि दुनिया भर में कोरोना मामले में कमी आ गई है, लेकिन उसके बाद भी बीमारियों या फिर शारीरिक कमियों का क्रम चिकित्सा वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रहा है। जहां विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना संक्रमण से उभरे अनेक लोगों को पूरी तरीके से ठीक होने में कुछ साल तक लग जाएंगे। कोरोना बाद कमियों के लक्षण अलग अलग हैं। जहां एक आम शिकायत ब्रेन फॉग है। इससे कामकाजी याददाश्त को नुकसान पहुंचा है। जहां कोरोना से उभरे अनेक लोग छोटी छोटी बातों को भूल जा रहे हैं। या किसी बात पर मानसिक स्थिति स्पष्ट ना होना, किसी बात पर ध्यान ना लगना या फिर मन एकाग्र ना होने की समस्या भी देखी जा रही है। एक साथ
कई काम करने में भी लोग तकलीफ महसूस कर रहे हैं। जहाँ पहले लोगों का मन एक साथ अनेक कामों में लग जाता था, लेकिन अब लोगों को अपनी पुरानी कामकाजी शैली में लौटने में परेशानी हो रही है। यह चिंता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी इसके उपचार की कोई स्थापित विधि नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रेन फॉग व्यक्ति को समग्रता में कमज़ोर बना सकता है। एल यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने एक निश्चित नतीजे तक पहुंचने की कोशिश में हैं और अपने अध्ययन में यानी कि रिसर्च के दायरे को व्यापक बनाते जा रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। शराब गांजा के बाद अब चरस की बड़ी खेप पकड़ी गई है। जी हां, रविवार को भारत नेपाल सीमा पर स्थित गोनाहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने करीब 3 करोड़ रुपए के चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। चरस को बाइक सवार तस्कर ले जा रहे थे। जब तस्करों से पूछताछ की जा रही है, इस पूरे रैकेट का कनेक्शन खंगाला जा रहा है। दोस्तों क्या आपके पास भी सोशल मीडिया के जरिए कोई ऐसा मैसेज आया है कि नए साल पर 1000 रुपये का नया नोट आएगा और 2000 रुपये का नोट बंद हो जाएगा? अगर इसका जवाब हाँ में है तो फिर ये खबर आपके लिए है। जब केंद्र सरकार की तरफ से पिछले दिनों पुष्टि की गई थी कि 2018-19 के बाद 2000 रुपये के नोटों की छपाई के लिए किसी तरीके का नया मांग पत्र नहीं दिया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 से 1000 रुपये के नोट वापस आ रहे हैं। इस दावे में ये भी कहा जा रहा है कि इसके साथ ही 2000 रुपये के नोट बैंक वापस लौट जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये दावा बिल्कुल सच नहीं है, झूठ है। जब वीडियो में गलत दावा किया जा रहा है, या पाठकों को ऐसी कोई भी खबर से अपडेट रहना ज़रूरी है कि जिससे गलत दावा किया जा रहा हो। आपको बता दूं कि 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने और फिर 1000 रुपये के नोटों को फिर से पेश करने की सरकार की कोई भी योजना नहीं है, कोई मंशा नहीं है। जी हाँ, आपको बता दूं कि सरकार ने डिमोनेटाइजेशन के तहत नवंबर 2016 में 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया था। इसकी वजह से RBI की तरफ से 2000 रुपये का नया नोट जारी कर दिया गया था। यह केंद्र सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक PIB फैक्ट चेक ने लोगों को इस तरह के फर्जी और भ्रामक मैसेजों को फॉरवर्ड करने के खिलाफ आग्रह किया है। PIB फैक्ट चेक की तरफ से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि यह दावा फर्जी है। कृपया इस तरीके के धार्मिक संदेशों को आगे ना बढ़ाएं। ये ट्वीट PIB की तरफ से 16 दिसंबर को जारी किया गया है। मैसेज में फिर से बताया गया है कि सरकार की तरफ से 2000 रुपये के नोट को वापस लेने पर किसी तरीके का कोई भी फैसला नहीं किया गया है। तो दोस्तों कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और उस अंधेपन में लोग माँ, पिता और रिश्तेदार को भी अपना दुश्मन मानने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के चंपारण से आ रही है, जिसमें छात्रा को अपनी कोचिंग के गुरुजी से प्रेम हो गया। जिद करके उसके साथ भाग करके शादी रचा ली और जब छात्रा के माता पिता एवं मामा ने थाने में गुरुजी के खिलाफ शिकायत की तो फिर छात्रा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके अपना आवेदन वापस लेने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर अपने माता पिता को हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक घसीटने की धमकी दे रही है। सोशल मीडिया पर वायरल करते माता पिता को धमकी देते हुए कहा कि मैं खुद से घर से भागी थी और अपने प्रेमी से फ़ोन करके कहा कि मैंने घर छोड़ दिया है और आप भी जल्द ही आकर के मेरे साथ शादी कर लीजिए, या नहीं तो मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर के जान दे दूंगी। इसके बाद उसके प्रेमी उनके साथ आए और फिर दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। शादी के बाद वे लोग बाहर भाग गए और दोनों खुशी से रह रहे हैं। लड़की ने कहा है कि मेरे माता और फिर मेरे मामा ने थाना में आवेदन देकर के उनके पति और परिवार पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। ऐसे में मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि मेरा अपहरण नहीं हुआ है, मैं बल्कि बालिग हूं और मैं अपनी मर्जी से खुद प्रेम विवाह किया हूं। जब अपने परिवार को धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि मम्मी पापा आप तो जानते हैं मैं कितनी जिद्दी हूँ, आप मेरे पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस वापस ले लीजिए। अगर उनके पति या फिर उनके परिवार के सदस्यों को खरोच भी आई तो फिर आपको हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगी। आपको बता दूं कि मामला पश्चिमी चंपारण जिले के चनपतिया प्रखंड के सिरिसिया OP थाना क्षेत्र का है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से इंटर परीक्षा 2023 के प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड की तरफ से इस परीक्षा का आयोजन अगले साल जनवरी माह के 10 तारीख से किया जाएगा। ये परीक्षा 20 जनवरी तक संचालित की जाएगी। अब इसी को लेकर के बोर्ड ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ ही मुख्य परीक्षा का भी डेट शीट जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा अगले ही साल
फरवरी माह में 1 तारीख से शुरू होकर के 11 फरवरी तक चलेगी। इससे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम किया जाएगा। इसके लिए छात्र अपना एडमिट कार्ड अब ले सकते हैं। बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर के छात्र अपना प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी सूचना के अनुसार छात्रों का एडमिट कार्ड एंटर 23.biharboardonline.com पर जाकर के सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। यहां 9 जनवरी 2023 तक एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मोतिहारी जिला में यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारियों और फिर दुकानदारों की मिली भगत से 450 से 600 रुपये तक खुलम खुला यूरिया बिक रहा है। जहाँ दुकानदार अधिकारियों की वो कमीशन पहुंचा करके बिना किसी डर भय के यूरिया का काम कालाबाजारी से कर रहे हैं। वहीं किसान यूरिया के लिए कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे इफ्को बाजार के गेट पर सो करके रात बिताने को मजबूर हैं। वहीं सोमवार सुबह से ही छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महिला पुरुष किसान यूरिया के लिए इफ्को बाजार में लाइन में खड़े होकर के अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रेलवे अब ऊपर वाले के भरोसे हैं। जब मरम्मत दूर अब सही से पटरियों की देख रेख भी नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि रेलवे के पास कर्मियों की किल्लत है। ऐसे में रविवार को रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रविवार को राजगीर बख्तियारपुर रेलखंड के चैनपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास टूटी हुई पटरी पर कई ट्रेनें गुजर गई। यह शुक्र रहा कि कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। यह घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार को लोगों की नज़र टूटी हुई रेलवे पटरी पर पड़ी। आनंद फानंद में लोगों ने इस बात की जानकारी चैनपुरा रेलवे क्रॉसिंग के गेटमैन को दी। गेटमैन ने तत्काल इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी। जब पटरी के टूटने की जानकारी रेलवे के अधिकारियों को हुई तो फिर पूरे महकमे में हरकत मच गया। आनंद फानंद में इंजीनियरों और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। जब कुछ घंटों में पटरी को ठीक कर दिया गया। हालांकि तब तक कई ट्रेनें टूटी हुई पटरी से गुजर चुकी थी। ग्रामीणों की सजगता के कारण आज एक बड़ा रेल हादसा होने से बाल बाल बच गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सुपौल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां सुपौल नदी थाना इलाके की एक प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ रविवार की शाम थाना पहुंच गई, जिसके बाद उसने अपने पिता द्वारा थाने में दिए गए अपहरण संबंधित आवेदन को झूठा साबित कर दिया है। पूरा मामला सुपौल नदी थाना क्षेत्र के बेलही गांव का है। दरअसल बेलही गांव निवासी राजेश मंडल की पुत्री यानी कि बेटी कोमल रानी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि गांव के ही दिनेश यादव के पुत्र सोनू कुमार यादव के साथ पिछले 8 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जहां अंतर्जातीय प्रेम प्रसंग को लेकर के प्रेमिका और प्रेमी के परिवार वाले शादी नहीं होना देना चाह रहे थे, जबकि दोनों बालिग थे। जहां दोनों को कानूनी तौर पर आपसी रजामंदी से शादी करने का अधिकार है। इसी बात को लेकर के प्रेमिका अपने समूचे परिवार को छोड़ करके प्रेमी संग पटना पहुँच गई, भाग गई। जहाँ पटना में ही दोनों ने कानूनी रूप से शादी रचा ली, लेकिन परिवार वाले को जब दोनों की शादी होने जाने की जानकारी मिली तो फिर प्रेमिका के परिवार वाले सुपौल नदी थाना पहुंच गए थे। दोस्तों बात करते हैं कि बेटी के फोन पर लगातार बातचीत करने को लेकर के पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने 17 साल की लड़की की यानी कि अपनी बेटी की गला दबा करके हत्या कर दी। यह घटना बिहार का नहीं है बल्कि हैदराबाद का है। यहाँ रविवार को एक व्यक्ति ने अपनी सौतेली बेटी को फोन पर बात करने की वजह से हत्या कर दी। इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस ने दी है। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद के मुशीराबाद में रविवार रात करीब 1 बजे एक नाबालिग लड़की को उसके सौतेले पिता ने किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देखा। उसे रात को किसी और से बात करते देख कर के पिता को गुस्सा आ गया, जिसके बाद व्यक्ति ने यानी कि पिता ने सौतेले बेटी की हत्या कर दी। इसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को लेकर के अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी सौतेले पिता की पहचान मोहम्मद तौफीक के रूप में हुई है। मुशीराबाद के बकरम के रहने वाले मोहम्मद तौफीक ने रात करीब 1 बजे अपनी सौतेली बेटी को फोन पर बात करते हुए देखा, जब तुरंत फ़ोन छीन लिया और उसकी पिटाई की। इसके बाद लड़की को फ़ोन अनलॉक करने के लिए कहा, लेकिन उसने फ़ोन को अनलॉक करने से इनकार कर दिया और इसी बात पर झगड़ा हो गया, जिसके बाद अपनी बेटी को जान से मार दिया। दोस्तों बात करते हैं कि सीवान, छपरा और बेगूसराय में जहरीली शराब से हो रही मौत के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। छपरा पुलिस ने जहरीली शराब कांड में एक गिरफ्तारी की है। कांड की जांच के लिए बनी SIT टीम ने शराब माफिया अनिल सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत 271 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा अब तक 6335 लीटर शराब और 21 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। यह छपरा पुलिस ने जहरीली शराब कांड में बड़ी कार्रवाई की है।
जहरीली शराब कांड की जांच के लिए एसआईटी की टीम ने शराब माफिया अनिल सिंह को गिरफ्तार किया है। यहां ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत 271 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। एनएचआरसी ने बिहार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत से संबंधित मामले की जांच के लिए अपने एक सदस्य की अध्यक्षता में घटनास्थल पर जांच दल भेजने का फैसला किया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार को जल्द ही एक नए एक्सप्रेस वे का सौगात मिलने जा रहा है। बिहार के रक्सौल से बंगाल के हल्दिया तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर लिया जा रहा है। करीब 695 किलोमीटर लंबाई में रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे का निर्माण 2023 में शुरू होगा। इस परियोजना में करीब 54,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही इस सड़क को पूरा करने की समय सीमा 2025 तय की गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि ट्रेनों से पार्सल भेजने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें पार्सल देने रेलवे के पार्सल ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। वे अब घर या फिर ऑफिस से ही पार्सल भेज सकेंगे। खास बात यह है कि वे पार्सल की बुकिंग के साथ ही ट्रैकिंग भी कर पाएंगे। जी हां, भारतीय रेलवे और भारतीय डाक सेवा मिलकर के डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना शुरू कर दिया है। भारतीय रेलवे और भारतीय डाक सेवा मिलकर के डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत वे पार्सल को बिना टूट फूटे सुरक्षित पहुंचाएंगे। इस सुविधा के उपयोग के लिए एक नंबर भी जारी किया जाएगा। साथ ही ऐप और वेबसाइट के जरिए भी पार्सल की बुकिंग और ट्रैकिंग कर सकेंगे। बुकिंग के बाद डाक विभाग का पोस्टमैन पार्सल लेने घर या फिर ऑफिस आ जाएगा या पार्सल को कलेक्ट करके हुए रेलवे के पार्सल कार्यालय पहुंचाएगा। वहां से पोस्टमैन उस पार्सल को कलेक्ट करके संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि छपरा जहरीली शराब त्रासदी पर बिहार विधान परिषद के एलओपी सम्राट चौधरी ने रविवार को कहा है कि मरने वाले बिहार के हैं, पाकिस्तान के नहीं। जब बिहार की जनता ने आपको यानी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए काम करें। आपको इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को मुआवजा देना होगा। उधर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कल मैं छपरा जहरीली शराब त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिवार वालों से मिला। उन्होंने दावा किया है कि मरने वालों की संख्या 100 को पार कर गई है, लेकिन सरकार संख्या छिपा रही है। जब पुलिस के डर से लोग बिना पोस्टमार्टम किए अपने परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को छपरा जहरीली शराब त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की है। जहां उधर बिहार के छपरा में जहरीली शराब के सेवन से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर के 80 से ज्यादा हो गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि कड़ाके की सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंड से लोगों का बेहाल है। ऐसे में लोगों को डॉक्टरों का सलाह मानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टरों ने बताया है कि सर्दी में बुजुर्ग, युवा सभी को पूरे कपड़े पहन करके रखें। जहां ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीजों की तबीयत बिगड़ने की आशंका रहती है, इसलिए उन्हें अपनी दवाएं रिवाइज करानी चाहिए। जहां कोई भी परेशानी होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सांस और अस्थमा के मरीज सावधान रहें, सुबह शाम घर से बाहर ना निकलें, ये डॉक्टरों का सलाह है। बाल रोग विशेषज्ञ ने बताया है कि सर्दी में कपड़े प्रॉपर ना पहनने से बच्चों को ठंड लग जाती है, इस कारण वे बीमार पड़ रहे हैं। जहाँ उनमें खांसी जुकाम के साथ पसलियाँ चलने की शिकायत भी आ रही है। नवजात बच्चों को हाइपोथर्मिया या फिर तापमान कम होने की भी शिकायत आ रही है, इसीलिए बच्चों को सर्दी में बचा करके रखें। उन्होंने बताया है कि सर्दी के मौसम में बच्चों को निमोनिया होने की आशंका ज़्यादा बनी रहती है। शुरुआती ठंड को अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं, जबकि इस समय सावधानी बरतना लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। डॉक्टर गर्ग ने बताया है कि ठंड लगने के कारण कोल्ड डायरिया होने का खतरा बढ़ जाता है। जब बच्चों में सर्दी, खांसी, निमोनिया और पीलिया होने की संभावना रहती है, इस कारण उन्हें पूरे कपड़े पहना करके रखें। उन्हें बाइक आदि पर ना ले जाएं, सुबह जल्दी पार्क इत्यादि में ना ले जाएं। या जब भी बच्चों को घर से बाहर ले जाएं तो फिर उन्हें टोपी पहनाएं, या हाथ और पैर को भी ढक करके रखें। उन्हें दस्ताने और मोजे पहनाएं। छोटे बच्चों को कंबल से लपेट करके रखें। दोस्तों, बात करेंगे कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के एक गाने को लेकर के हिंदू संगठनों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हिंदू संगठनों का आरोप है कि इस फिल्म में जानबूझ करके भगवा रंग का अपमान किया है। इसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एमपी के जबलपुर में सड़क पर बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो फिर लोगों ने कटाक्ष किया, लोग मजाक उड़ाने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख सुमित सिंह ठाकुर ने शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म पठान को लेकर के कहा है कि इस फिल्म में भगवा रंग का अपमान किया है, जिसका विरोध हम सब मिलकर के कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और करणी सेना के कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं ने एक साथ बैठ करके सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ी पठान फिल्म के गाने के विरुद्ध। अब इस हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने पर अब कुछ लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इसी में अमित नाम के ट्विटर यूजर ने कमेंट किया है कि इस वीडियो को देख करके मेरी हंसी नहीं रुक रही है। अभिषेक यादव नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि यहाँ पर तो अलग लेवल की कॉमेडी चल रही है। दिनेश नाम के एक यूजर ने लिखा है कि इन सभी की प्रोफाइल देख लो, सभी केवल बेरोजगार ही मिलेंगे। पंकज मिश्रा नाम के एक यूजर ने कमेंट किया है कि इसमें से किसी को भी पूरी तरीके से हनुमान चालीसा याद नहीं होगी। प्रमोद कुमार नाम के ट्विटर हैंडल से कमेंट किया गया है कि इसे ही बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा कहा जाता है। इमरान खान नाम के एक यूजर ने लिखा है कि अंधभक्ति ने सभी को एकदम अंधभक्त बना दिया है। किसी रंग से इतनी नफरत और किसी रंग से इतने प्रेम क्यों? प्रदीप नाम के एक यूजर ने कमेंट किया है कि इसमें से किसी को भी पूरी तरीके से हनुमान चालीसा याद नहीं होगा, क्योंकि ये सब दिहाड़ी पर काम करने आए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भारत जोड़ो यात्रा का डेट बदल दिया गया है। जब कांग्रेस की ओर से यात्रा की नई तारीख भी घोषित कर दी गई है। बिहार में 28 दिसंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा अब नई तारीख से शुरू होगी। जब बिहार में भारत जोड़ो यात्रा अब 5 जनवरी 2023 से शुरू होगी। पूर्व निर्धारित योजना के तहत ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भारत जोड़ो यात्रा को बांका से रवाना करेंगे। जब बांका के मंदार पर्वत से शुरू होने वाले ये यात्रा 1023 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बोध गया में खत्म हो जाएगी। जब कांग्रेस की ओर से बिहार में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के डेट में अचानक बदलाव कर दिया गया है। जब पहले 28 दिसंबर से ये यात्रा बिहार में शुरू होनी थी, लेकिन अब इसकी तारीख को बढ़ाकर के 5 जनवरी 2023 कर दिया गया है। इस यात्रा में कांग्रेस के बड़े नेताओं के शामिल होने की बात कही गई है। बिहार में 5 जनवरी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा 17 जिलों से होकर के गुजरेगी। दोस्तों बात करते हैं कि जहरीली शराब कांड में सारण एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने इसुआपुर थाना अध्यक्ष संजय राम, चौकीदार हरिराय, दफादार कृष्ण सिंह और मशरक थाना के चौकीदार रामनाथ मांझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं मशरक थाना अध्यक्ष एवं एक अन्य चौकीदार को पहले ही निलंबित कर दिया जा चुका है। इसके साथ ही कई अन्य पुलिस पदाधिकारियों और फिर कर्मियों की गतिविधियों पर सघन जांच की जा रही है। दरअसल बिहार के छपरा जिला में जहरीली शराब के कारण अब तक 80 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा अब भी 11 लोग सदर अस्पताल में इलाजरत है। कई लोगों का इलाज पटना में चल रहा है, जबकि प्रशासन ने अभी तक सिर्फ 38 मौत की पुष्टि की है। वहीं इस कांड की जाँच को लेकर के सारण पुलिस की तरफ से SIT की टीम गठित की गई है। अब इस टीम को लेकर के बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में आर्थिक विकास की गति के साथ रोजगार के अवसर को लेकर के अच्छी खबर है। जहां टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग के लिए महानगरों के निवेशकों की हलचल बढ़ गई है। इस कड़ी में दिल्ली के निवेशकों ने बेला में स्थित बियाड़ा औद्योगिक क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान निवेशकों ने हाल ही में शुरू किए गए बैग क्लस्टर को भी देखा। विभागीय जानकारी के अनुसार कपड़ा उद्योग से जुड़े कुल 8 निवेशक थे। अच्छी बात यह है कि निवेश के लिए औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली के उद्योगपतियों को पसंद आई। जब बियाड़ा के कार्यकारी निदेशक रवि रंजन प्रसाद ने बताया है कि दिल्ली के निवेशकों को जगह पसंद आई है। आपस में बैठक करके जल्द ही उद्योग के लिए प्रस्ताव देने की बात कही गई है। आपको बता दूं कि उद्योग विभाग के प्रधान सचिव खुद इसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब कपड़ा के अलावा लेदर पार्क को भी लेकर के लगातार निगरानी की जा रही है। जब बिहार में लेदर एक्सपर्ट के मुद्दे पर उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने बीते रविवार को दिल्ली में चमड़ा निर्यात परिषद के साथ एक निवेशक बैठक आयोजित की है, जिसमें मुजफ्फरपुर और किशनगंज में 2 लेदर पार्क बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर के चर्चा हुई है। निवेशकों को अपडेट स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों बात करेंगे कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय की तरफ से आगामी 11 जनवरी को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस समारोह में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को आज से 4 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये कार्यक्रम राजधानी पटना के बापू सभागार में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दूं कि इस दीक्षांत समारोह में PG डिप्लोमा गणेशन परीक्षा में सफल सभी छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। हालांकि दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए दीक्षांत शुल्क के रूप में 1250 रुपये बैंक ड्राफ्ट नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना के नाम जमा करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि छपरा में हुए शराब कांड पर बिहार सरकार भले ही वास्तविक आंकड़े छिपाने में लगी हो, लेकिन मरने वालों के असली आंकड़े जल्द ही सामने आ जाएंगे। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब से मौत मामले की जांच NHRC करेगी।
इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि इसे आयोग ने संज्ञान में लिया है, वह एक स्वतंत्र संस्थान है, इसे अधिकार है जांच करने का। इस मामले में दोषी पर कार्रवाई होना जरूरी है। जहां राज्य सरकार आंकड़े को छुपा रही है जो जांच में सामने आ जाएगी बहुत जल्द। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी पर कार्रवाई करने के बदले व्यंग्य की भाषा बोल रहे हैं, इसे आयोग ने संज्ञान में लिया है, वह एक स्वतंत्र संस्थान है, उसे अधिकार है जांच करने का। इस मामले में दोषी पर कार्रवाई होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शराब जब्त होती है तो फिर पता नहीं कि वह कहां चली जाती है। जो स्पिरिट जब्त होती है उसे माफिया और शराब बनाने वाले ठेकेदार को दे दिया जाता है। इसमें बिहार सरकार, शासन और पुलिस शामिल है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घट रही है। सारी मौत के जिम्मेदार नीतीश कुमार है, उन्हें दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ये व्यंग्य की भाषा बोल रहे हैं, व्यंग्य की भाषा अच्छी भाषा नहीं होती है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में एक कार से लाखों की अवैध शराब की बरामदगी हुई है। जहां मामला राजधानी पटना के गर्दनीबाग इलाके के जनता रोड में स्थित देवी मंदिर के पास का है, जहां देर रात पुलिस को एक कार में बैठे लोगों पर शक होने पर उसे रुकवाया गया, जिस दरमियान कार सवार भागने लगे। जहां वहीं पुलिस को पीछा करते हुए देख करके कार सवार कार छोड़कर फरार हो गया। दोस्तों बात करेंगे कि क्रिसमस अब काफ़ी करीब है। ऐसे में बिहार के शहरों में चर्च सजाए जा रहे हैं, वहीं बाजार में भी चहल पहल बढ़ गई है। यह क्रिसमस और नव वर्ष यानी कि नया साल को लेकर के पटना सहित पटना सिटी वहीं बाजारों में भी चहल पहल बढ़ गई है। क्रिसमस और नया साल 2023 को लेकर के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पटना सहित पूरे बिहार के शहरों में बेकरी शॉप में केक की डिमांड हर बार से अधिक बढ़ी है। जब बेकर्स की माने तो इस बार 40% तक तेजी आई है। जब बेकरी संचालकों का कहना है कि क्रिसमस केक के साथ ही आता है। जब क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर के राजधानी पटना में 2 साल बाद काफ़ी उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए केक विक्रेताओं ने अलग अलग फ्लेवर और डिज़ाइन में केक तैयार कर रहे हैं। जब क्रिसमस के मौके पर रेडीमेड केक से अधिक स्पेशल केक के ऑर्डर मिले हैं। जब एक अनुमान के मुताबिक 2-3 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार की उम्मीद है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत पर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि विजय सिन्हा उन पर 1 नहीं 10 मुकदमा कर ले। दरअसल तेजस्वी यादव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद की हुई बैठक में शामिल होकर के वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उनसे पूछा गया था कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा आप पर मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुझ पर मुकदमा 1 नहीं बल्कि 10 कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्वी क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में बिहार के एजेंडों को सबके सामने रखा गया है। झारखंड पेंशन मामला, फरक्का बराज सहित कई और भी गंभीर मुद्दे इस बैठक में सामने रखे गए हैं। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी कई मसलों पर बातचीत हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि विमान कंपनी स्पाइस जेट अलग अलग कारणों से अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। कभी फ्लाइट में खराबी तो कभी अन्य गड़बड़ियों के कारण स्पाइस जेट की चर्चा होती है। इस बार मामला विमान कंपनी की मनमानी से जुड़ा हुआ है। स्पाइस जेट ने अपने यात्रियों के साथ कुछ ऐसा किया कि वे दोबारा इस फ्लाइट से सफ़र करने में सोचने को मजबूर हो जाएंगे। रविवार को मुंबई से दरभंगा के लिए उड़ान भरने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट ने देर शाम यात्रियों को पटना एयरपोर्ट पर उतार दिया, जिसके बाद पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जम करके बवाल मचाया। दरअसल रविवार को यात्रियों ने मुंबई से दरभंगा के लिए स्पाइस जेट की फ्लाइट SG115 का टिकट लिया था, लेकिन उन्हें देर शाम पटना एयरपोर्ट पर ला करके छोड़ दिया गया, जिसके बाद यात्रियों ने पटना एयरपोर्ट पर जम करके हंगामा किया। हालांकि उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं था। जहां यात्रियों का कहना था कि उन्होंने मुंबई से दरभंगा के लिए स्पाइस जेट की फ्लाइट का टिकट लिया था, लेकिन विमान कंपनी ने उन्हें पटना एयरपोर्ट पर ला करके छोड़ दिया और फिर बताया गया है कि उनकी यात्रा पूरी हो गई है और पटना से दरभंगा जाने के लिए उन्हें खुद व्यवस्था करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का कल अंतिम दिन था और इसका समापन हो गया है। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। यह सदन की बैठक शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने छपरा जहरीली शराब कांड का मामला उठाया और सदन में जहरीली शराब से मारे गए लोगों के लिए शोक संवेदना जताने की मांग की। बीजेपी इस बात पर अड़ी रही कि छपरा जहरीली शराब कांड के मृतकों के परिवार वालों को सरकार मुआवजा दें। इसके लिए नीतीश
सरकार की तरफ से बनाए गए शराबबंदी कानून का हवाला भी नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन में दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों शराब को लेकर के राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ विपक्षी दल इसे सरकार के नाकामयाबी से जोड़कर देख रही हैं, तो फिर वहीं दूसरी तरफ बिहार में सत्तारूढ़ सरकार इसको लेकर के विपक्ष दलों के नेता को अपने घर में झांकने को कह रही है। सत्तारूढ़ दल के नेता ग्राफ के जरिए पूरे देश में शराब पीने से हुई मौत का आंकड़ा दिखा करके बिहार की तुलना भाजपा शासित राज्यों से करने की सलाह दे रहे हैं और साथ में ये भी याद दिला रहे हैं कि आपके द्वारा भी शराबबंदी में बढ़ चढ़ करके समर्थन किया गया था। दरअसल बिहार में विपक्ष की भूमिका रहे भाजपा के कई प्रमुख नेताओं द्वारा छपरा जहरीले शराब कांड को लेकर के बिहार सरकार पर हमला बोला जा रहा है। इसके साथ ही इनके द्वारा मृतक के परिवार वालों को मुआवजा भी देने की मांग उठाई जा रही है। जब वहीं इस पूरे मामले को लेकर के अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की डाटा दे करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू नेता ने अब भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को ट्वीट में टैग करते हुए लिखा है कि सुशील कुमार मोदी जी, जहरीली शराब बनाना और पिलाना एक आपराधिक प्रवृत्ति है जो अपराध की श्रेणी में आता है। ये सिर्फ सारण की घटना नहीं हुई है बल्कि पूरे देश की घटनाएं हैं। कुछ बोलने से पहले देश भर का आंकड़ा देखिए। भाजपा शासित पूरा बिहार मानव श्रृंखला बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था, ध्यान है ना। आपको बता दूं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने ट्वीट में जो डाटा दिया है उसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और दिल्ली में शराब पीने से अब तक कितने लोगों की जान गई है उसका संपूर्ण खाका उपलब्ध किया गया है। इस डेटा के अनुसार 2016 में 1054 लोग, 2017 में 1510 लोग, 2018 में 1365 लोग, 2019 में 1296 लोग और 2020 में 947 लोगों की जान शराब पीने की वजह से गई है। यह सबसे बड़ी बात यह है कि इस डेटा के अनुसार बिहार में 2016 से लेकर के 2021 में मात्र 23 लोगों की जान गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।